नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। खबर उत्तराखंड से है। देवभूमि उत्तराखंड लगातार चर्चा में रहता है अलग अलग मुद्दों को लेकर के। इस बार एक मुद्दा देवभूमि परिवार कार्ड को लेकर उठ खड़ा हुआ है। एक प्रयोग उत्तराखंड में किया जा रहा है एसआईआर और वेरिफिकेशन ड्राइव के बीच में, और इससे एक तरीके से एक पहचान देने की कोशिश उत्तराखंड के मूल निवासी जो हैं, उत्तराखंड के रहवासी जो हैं, उनको एक पहचान देने की कोशिश, ताकि यह पता चल सके कि जो लोग वाकई में हकधारी हैं, जो वहां के संसाधनों पर अपना हक रखते हैं, वहां की सरकारी सेवाओं पर अपना हक रखते हैं, उन्हीं को सेवा का लाभ भी मिले। यह नहीं कि बाहर से आकर के लोग घुसपैठ करें, फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना ले, जैसा कि अभी हो रहा है। तो यह पहल कितनी कारगर है या ये कितना इंपैक्ट छोड़ पाएगी, इसको लेकर के कैबिनेट से एक फैसला हो गया है। सुगबुगाहट पिछले साल से ही शुरू हो गई थी, लेकिन फिलहाल अब ठोस रूप में, मूर्त रूप में यह अब हमारे सामने आने जा रहा है। और इसी पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर एनएमएफ न्यूज पर आपका। और सवाल सर यही है कि हम लगातार इससे पहले एसआईआर पर खूब बात कर चुके हैं, लैंड जिहाद पर हम खूब बात कर चुके हैं। यह जो मसला है देवभूमि परिवार कार्ड का, यह इन मसलों से कैसे जुड़ता है और यह कितना रेलिवेंट है आज के वक्त में, जब आप हालात देख रहे हैं और आपका तो खुद का तजुर्बा, प्रशासनिक तजुर्बा रहा है उत्तराखंड में। नमस्कार भुवन जी, मैं धामी सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ये जनहित में जनोपयोगी योजना को, इसको लागू करने का एक निर्णय लिया है। और बताया जाता है कि जब इस वर्तमान सरकार के 4 वर्ष पूरे होंगे तो मार्च के महीने में ये कैबिनेट के द्वारा पारित होकर, अनुमोदन होकर के ये लागू हो जाएगा जी। अब इसका नाम है परिवार पहचान पत्र। इसके पहले हरियाणा में भी ये लागू हो चुका है। लोग इसकी अभी लागू हुआ नहीं, लोग इस पे प्रश्न चिन्ह और आलोचना पहले करने लगे। क्योंकि होता क्या है, चोर की दाढ़ी में तिनका, और दाढ़ी में अगर तिनके की जगह झाड़ आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि विरोध कितना हो सकता है। सामान्यतः ये होता है, सरकारी अनुदान, सरकारी योजनाएं, इसका लाभ अगर हमारे स्थानीय जनता को जो अधिकृत हैं, क्या उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अच्छा, मजे की बात भुवन जी ये है, ये कंपलसरी नहीं है, आधार की तरह कंपलसरी नहीं है, ये वैकल्पिक है। जैसे आधार की स्वीकारोक्ति अब 99% से ऊपर हो गई है, और जिनके पास आधार है वो जानते हैं कि कितनी सारी सुविधाएं आपको आधार कार्ड के माध्यम से मिल जाती हैं, आपकी पहचान स्पष्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से इसके बारे में भी यही कहा है कि जो स्थानीय लोग हैं उनका चिन्हित करना, और यहां तक ही नहीं, इसके बारे में जो कार्रवाई हो रही है नियोजन विभाग को दिया गया है, और एक यूनिक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जिससे कि अगर परिवार में कुछ घटत बढ़त होती है, परिवार में घटत बढ़त कैसे होती है, अगर कोई भगवान न करे कोई मृत्यु हो जाती है, जन्म हो जाता है, बेटी ब्याह दी जाती है, बेटा अलग हो जाता है, ये तमाम परिवेश ऐसे हैं क्योंकि परिवार एक स्थायी, एक स्टैटिक चीज नहीं है, ये एक डायनेमिक चीज है। और इसके आधार पर परिवार के मुखिया को यूनिक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाता है कि अपने स्तर पे वो परिवार के बारे में जो संशोधन करना है प्रूफ के साथ वो संशोधन भी कर सकता है। अब इसमें कार्य योजना लागू हो गई। कार्य योजना लागू हो गई, गैरसैंण में जब बैठक होगी मार्च के महीने में, तब ये पारित हो जाएगा। अब हम इसके लाभ आपको बता दें, सभी सरकारी योजनाओं में जो अधिकृत है उनको कब कितना लाभ मिला। यह लाभ नंबर 1 पहचान पूरे और परिवार की। लाभ नंबर 2, अगर आपको कोई चीज मिलनी है और नहीं मिली, आप अपना पक्ष बड़ी मजबूती के साथ, अभिलेखीय साक्ष्य के साथ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ आप प्रस्तुत कर सकते हैं। और लाभ नंबर 4 कि आपको अगर कहीं कोई शिकायत करनी है कि आपके साथ भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है, तो इसी के आधार पर अगर आप कहें कि हमें दरअसल हमें अनुदान के 100 रुपए मिलने चाहिए थे, हमें नहीं मिले, ये हमसे कोई रिश्वत मांग रहा है, विलंब हुआ, तो इससे ज्यादा अकाट्य साक्ष्य आपके पास हो नहीं सकता है। अब हानि सुन लीजिए। हानि किसकी? जो लोग अंधेरे में तीर चलाने के अभ्यस्त हैं। जैसे पुलिस की एफआईआर होता है, अंधेरे का लाभ उठा करके 2 बदमाश गिरफ्तार हो गए, 3 बदमाश अंधेरे का लाभ उठा के भाग गए। तो अंधेरे का लाभ कौन उठाएगा? ये वो लोग हैं आज मसूरी में,
यानी मसूरी की आयु, उस शहर की आयु शायद 200 साल नहीं होगी, लेकिन दावी ये हो रहे हैं कि साहब 700 साल से यहां मजार है। बुल्ले शाह जो पाकिस्तान के रहने वाले पाकिस्तान में रहे, तो बुल्ले शाह की मजार बन गई मसूरी में। पवित्र देवभूमि में आज ये काम आसान है और जी शुभस्त शीघ्र से। बिल्कुल। और जितने विक्रम सिंह जी, आपने जब बुल्ले शाह का जिक्र किया और मजारों की बात आई गई है, तो एक चर्चा इस पर भी कर लेते हैं सर, क्योंकि ये भी ताजा मामला है उत्तराखंड का, जिससे हमने कल प्रमुखता से उठाया। और मैं खुद हल्द्वानी अभी हाल में विजिट करके आया हूं, और जिस तरीके से बनभूलपुरा को लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है उस इंसिडेंट पे, तो उस पर भी मैं ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आया हूं कि क्या इस वक्त सूरत हाल है, लोगों में क्या रिस्पॉन्स है। तो मुझे ऐसा नजर आया कि वहां पर अभी भी कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे उन्होंने अपना स्थायी निवास पत्र बना लिया है। और अभी कल ही ऐसे 50 लोगों को डीएम की कार्रवाई में पकड़ा गया है, जिनकी पुष्टि हो चुकी है। पकड़ा ही नहीं गया, पुष्टि भी हो चुकी है। और 1 साल पहले हमने देखा था किस तरह से कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने उस अराय जनवीस को पकड़ा जो हल्द्वानी की तहसील में काम करता था, और फैजान बिकरानी उसका नाम था, और कैसे बिजली कर्मचारियों के साथ मिलकर सांठगांठ करके वो लोगों के फर्जी प्रमाण पत्र बरेली और बलिया और ना जाने कहां से रामपुर के लोगों के प्रमाण पत्र बनवा रहा था, एक खास कम्युनिटी को बसा रहा था। तो मैं इस बारे में आपका टेक चाहता हूं कि आप इस ड्राइव को कैसे देख रहे हैं, और ये जो वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है ये कितनी कारगर होगी, और अभी इसको कितना लंबा वक्त लगने वाला है, क्योंकि ये समस्या बड़ी गहरी लगती है, नासूर बड़ा अंदर तक बैठा हुआ है जिसको निकालना है। भुवन जी, उत्तराखंड के जो लोग हैं बड़े मासूम, विश्वास करने वाले, ईश्वरवादी हैं। और आपने देखा होगा हमारी सेना के गौरव है, उत्तराखंड के कुमाऊं रेजिमेंट हो, गढ़वाल रेजिमेंट हो, ये सब उनके गौरव है। लेकिन विश्वास करना, विश्वास पात्र का भी ऊपर विश्वास होना चाहिए। धूर्तों के ऊपर विश्वास करना सेल्फ गोल होता है, जो कि अब तक हुआ है। मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ये कोई बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा क्रूर जरूर है, लेकिन बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। करेक्ट। मैं पुलिस प्रशासन और शासन से कहूंगा कि जो भी इस तरीके के गोरख धंधे में शामिल हो, आप बताएं, आपके को परिचय को गोपनीय रखा जाएगा और 10 लाख रुपए का दिया जाएगा इनाम। तो इन्हीं जो चोट्टे हैं, इनके साले और जीजा, यही लोग ला करके दे देंगे, लाओ 10 लाख रुपए लाओ, हमने लाके मुलजिम रख दिया सप्रमाण। एक तो इनाम की घोषणा कर दें, एलआईयू को सजग कर दें कि जो ऐसे 5 गैंग्स का अनावरण कराएगा, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाएगा। आप डर लगाइए तो सही, इनके पीछे बिल्कुल जो एक शेर होता है उसकी तरह से, तेंदुए की तरह इनके पीछे लग जाएं, ये आप कर लेंगे। आपने बताया हल्द्वानी, बनभूलपुरा, ये इसका चप्पा चप्पा मैंने देखा है जी। मसूरी का चप्पा चप्पा मैंने देखा है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने देवभूमि को अपवित्र कर करके अवांछनीय तक, हम तो 500 साल से, अरे भाई 500 साल पहले तो मसूरी ही नहीं था। और कम से कम जब मैं एसएसपी नैनीताल था 84-85 में, तुम्हारे 2-4-10 घर थे, और ये अब्दुल मलिक के अलावा 10 घर और रहे होंगे, जो वो दुष्ट आत्मा, जो माफिया था, जिसने पुलिसकर्मियों और महिला पुलिसकर्मियों पर आक्रमण किया था। आज मालूम पड़ा रेलवे पटरी के दोनों तरफ, एक तरफ बांग्लादेश है और एक तरफ पाकिस्तान बसा दिया वहां के स्वार्थी तत्वों ने। ये अपने वोट बैंक को मजबूत करने के और सर बड़े ताज्जुब की बात यह है कि एक ही फकीर, एक ही पीर के नाम पर दर्जनों मजारें, दर्जनों दरगाहें चल रही हैं, जबकि मजारों का, दरगाहों का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। एक ही पीर, एक ही फकीर। बुल्ले शाह तो एक आपने उदाहरण दिया, वो तो चलिए पाकिस्तान के कुरी शहर से उनका ताल्लुक रहा, जो एक कवि थे, जो जिनके बारे में कोई खास लोग कहते हैं, एक लेफ्ट विंग कहता है कि वो सूफियाना कवि थे। तो उनका तो खैर भगवान से भी कोई वास्ता था नहीं, उस पर इकबाल उनका था भी नहीं, लेकिन फिर भी मसूरी के जंगल में आकर वो मजार क्या करती है। या फिर हम देखते हैं कि कालू सैयद शाह, सैयद के नाम से देहरादून में ही दर्जनों मजारें हमें दिखाई देती हैं। इस पर भी हमने अपनी जमीनी पड़ताल की थी। तो थोड़ा सा ये बताएं सर कि इस पर जब कार्रवाई होती है तो लोग कहते हैं कि आस्था पर कुठाराघात है, हमारे धर्म बकवास के अंदर हस्तक्षेप। मैं आपकी बात को टोक रहा हूं, जरा कायदे से जरा इस्लामिक धर्म को पढ़ें, इस पे मैं फतवा शेयर कर लूंगा। इस्लाम में ये हराम है मजार, कब्रगाह और कहीं अन्य जाकर के सजदा करना। सऊदी अरेबिया में, दुबई में, कतर, बहरीन में कोई मजार है? एक नहीं मिलेगी। तो वहां तो नहीं है, लेकिन यहां जमीन जिहाद करने के लिए इन्होंने इसकी आड़ लेकर के, अब कुत्तन शाह के मालूम पड़ा साला कोई आवारा कुत्ता मर गया था तो उसको दफन कर दिया।
तो वो जी। कुत्तन शाह हो गया। इस तरीके के जो नाटक और आडंबर है, ये नौटंकी जो हो रही है, ये जमीन जिहाद का भोड़ा स्वरूप है। करोड़ों अरबों की जमीन इनके द्वारा हथियाई गई है। ये जमीन जिहाद मजार, अरे जब सऊदी अरेबिया में नहीं सिलसिला है, कतर में नहीं है, दुबई में नहीं है, और इसको हराम कहा गया है कि मजार आदि बनवाना, तो आपने क्यों मजार बनवाए और ऐसी सी जगहों पे बनवाए कि जहां पे पुलिस प्रशासन पहुंच न सके। ऐसे लोगों के नाम केजीएमयू लखनऊ में भी कहा 600 साल पुरानी मजार। 600 साल पहले तो लखनऊ का ये स्वरूप ही नहीं था। केजीएमयू का भी 125 साल पहले स्वरूप नहीं था, लेकिन आपकी मजार 600 साल पहले। अब इनके झूठ का तो कोई अंत है नहीं, अल तकैया का कोई अंत है नहीं। तो आप देखें, बनबुलपुरे का, हल्द्वानी का इन्होंने सत्यानाश किया, काठ गोदाम का किया, अब इनकी कुदृष्टि पड़ी है मसूरी के ऊपर। मैं चाहूंगा धामी सरकार ने जो काम शुरू किया है, तो अब पूर्णाहुति और कुर्बानी मांग रही है देवभूमि। प्रमाद न करें, तो जैसे कहा है कि तुरंत पूर्णाहुति की तैयारी करें और यज्ञ में पूर्णाहुति दें। हम सब शामिल होंगे पूर्णाहुति में। ये जमीन सरकार की है, देवभूमि की है, सब पे करे कब्जा। और जो मैं आपको चाहेंगे तो मैं फतवा भी भेज दूंगा, ये सब हराम है। तो जो ये लोग हराम का काम कर रहे हैं, इनको भेजे जेल। बिल्कुल सर, और आपकी एक बात से मुझे एक और घटना का जिक्र आया, क्योंकि हम अभी उसी तरफ गए हुए थे ग्राउंड जीरो पर, तो हम लोग उस रोड पर भी पहुंचे जिसे भवाली कहा जाता है, नैनीताल का भवाली, जहां पर मस्जिद के नाम पर ही उस रास्ते का नाम मस्जिद तिराहा पड़ गया। और सड़क से ठीक नीचे बिल्कुल घने जंगल के बीच में, ना कोई रिहाइश वहां पर, ना कोई गांव वहां पर, और उन सबके बीच एक बड़ी सी अट्टालिका के उसमें एक मस्जिद हमें नजर आती थी। और वहां पर भी ये आरोप है, फिलहाल ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कि जो 2 नाली 1.5-2 नाली की जमीन जो कभी आपको लीज पर मिली, वो कैसे इतनी बड़ी क्षेत्रफल में तब्दील हो गई और कैसे आपने बड़ी बड़ी बाउंड्रीज वहां पर बना दी, ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए इस पर अभी कोई टिप्पणी हम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये तथ्य है, ये साक्ष्य हैं जो सामने रखने जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बातचीत और लंबी हो सकती थी, लेकिन वक्त का तकाजा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया। अपने तमाम दर्शकों से हम कहेंगे, क्या कुछ राय रखना चाहते हैं इस मुद्दे पर, जरूर कमेंट करें। और विक्रम सिंह जी ने जो बातें कही, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, उस पर भी अपना रिप्लाई, अपना कमेंट हमें जरूर दर्ज कराएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।